आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक पेज वाला व्यक्तिगत विवरण पत्रक कैसे भरें। तो इसका चूंकि ड्राफ्टिंग जो इस तरह से बनाया है आयोग ने कि उसमें हमें समझ में नहीं आता है कि हम उसको भरें कैसे, और भरने के बाद हमारा जो पर्सनल डिटेल फॉर्म है वो थोड़ा सा अच्छा भी लगे, प्रेजेंटेबल भी रहे। तो इसी बात को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप पहले ये जो डेफ दिया है यहाँ पे, ये देखिए एक पेज वाला डेफ आपको ऐसा मिलता है। एक्चुअली में ये शॉर्ट लिस्टेड आपका पर्सनल डिटेल फॉर्म है एक पेज का। ओके, तो इसको हमें कैसे भरना है अभी मैं आपको भर के भी दिखाऊंगा। उसके पहले मैं कुछ एस्पिरेंट्स के द्वारा भरे गए एक पेज वाले पर्सनल डिटेल फॉर्म को देख लेता हूँ। आप देखिए कैसा लग रहा है आपको देखने में, है ना। तो काफ़ी मतलब ऐसा लग नहीं रहा, बहुत भरा भरा हुआ सा लिखा हुआ है ना। तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन और अच्छा हो सकता था इसमें। अब यहाँ पे एक और मैंने डेफ लिया है, ये देखिए, ये डेफ इस तरह से इन्होंने भरा है, जिसमें अक्षर कहीं पे बड़े हैं कहीं छोटे हैं, एक रूपता आपको कम दिख रही होगी, है ना। और एक और हम इसी प्रकार का नमूना ले लेते हैं। ये देखिए ये भरा हुआ है इन्होंने इस प्रकार से, जिसमें इन्होंने थोड़ा सा जो इसकी ड्राफ्टिंग है उसका जो डिसिप्लिन है उसको इन्होंने फॉलो नहीं किया है ना। तो वो भी हम अभी आपको बताएंगे। एक जो नमूना है ये मैंने खुद भरा है हाथ से, आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है आपको दिखने में, है ना। और फिर मैंने इसकी प्रैक्टिस की 2-3 बार, और तो जो लास्ट वाला डेफ मैंने भरा हाथ से, तब मुझे समझ में आया कि इसको भरने का भी एक तरीका है जो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा आज, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये प्रेजेंटेबल है और दिखने में भी अच्छा है, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको इस डेफ की खूबियां बता देता हूं कि ये देखने में अच्छा क्यों लग रहा है आपको, है ना। तो अगर आप इसमें से कुछ बुनियादी जो सावधानियां हैं, है ना, वो आप रखेंगे तो आप भी इसी प्रकार से एक पेज वाला डेफ बहुत अच्छे से भर सकते हैं। देखिएगा इसकी क्या क्या खूबियां हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ड्राफ्टिंग जो इसकी है वो ड्राफ्टिंग को आपको पहले ठीक से समझना पड़ेगा कि इसकी जो ड्राफ्टिंग है उसके हिसाब से हम इसे कैसे भरेंगे, है ना। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं, ठीक है ना, तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। ये देखिए थोड़ा सा, चूँकि आप इसको जब वीडियो में देखेंगे तो आपको लगना चाहिए कि इसको भरने का एक साइंटिफिक मेथड भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे तो नंबर 1 आप क्या बात याद रखेंगे कि ऊपर से लेके नीचे तक पहले तो आप ठीक तरीके से पढ़ना सीखें, है ना। इसमें कई बार लोग पढ़ने में भी गलती कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं एक एक करके बात करता हूँ। साक्षात्कार तिथि है ना। अगर आपकी साक्षात्कार तिथि आ गई है तो आप उसको भर लीजिएगा, है ना। आपको जो यहाँ पे डिजिट इस्तेमाल करना है वो रोमन लिपि में ही करना है। क्लियर हुआ। जैसे देखिए यहाँ पे अंक जो लिखे हुए हैं इस तरह से, ओके। तो आप इसको भर देंगे आसानी से, ठीक है। मान लीजिएगा कि किसी का इंटरव्यू है 12 जून को है ना। तो यहां पर आप लिखेंगे 12, इस तरह से लिखेंगे। माह हो जाएगा आपका जून, तो यहां पे आप जून ऐसे लिखेंगे, और यहां पे आ जाएगा वर्ष आपका 2026, है ना। ये थोड़ा सा पेन का इश्यू आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये अपन को ध्यान रखना है। एक बार मैं और आपको लिख के दिखाता हूं।
ठीक है, देखिएगा। जैसे 12 जून को आपका एग्जाम है ना, तो ये 12 जून 2026 है ना, इस तरह से आपको भरना है। क्लियर है? अब यहां पे देखिएगा, मुख्य ऑब्लिक प्रावधिक लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको छोड़ना नहीं है। अगर आप मुख्य सूची में है तो यहां पे मुख्य लिखना है। अब लिखना कैसे वो समझिए आपको, है ना। देखिए, देवनागरी लिपि की अपनी एक विशेषता होती है ना, तो उसमें ये जो डॉट लाइन है ये शिरोरेखा है ना, इसका आपको विशेष ध्यान देना है। इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ, चूँकि पूरा ड्राफ्ट हिंदी में बनाया हुआ है, इसलिए आप हिंदी में ही लिखें। आपको अंग्रेजी में नहीं लिखना है। नंबर 2, आधा अंग्रेजी आधा हिंदी नहीं लिखना है। आधा तीतर आधा बटेर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुख्य देखिए कैसे लिखा, पहले हम लिखेंगे मुख्य और फिर उसके ऊपर लाइन खींच देंगे, ठीक है, तो सुंदर दिखेगा। लाइन हमेशा अक्षर के थोड़ा सा बाईं ओर से खींचा जाता है और लास्ट में राइट जहां अक्षर खत्म होता है उससे थोड़ा आगे की तरफ, ठीक है। शिरोरेखा सीधी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने लापरवाही से खींचा तो वो तिरछा मिर्छा दिखेगा आपका। फिर देखिए यहाँ पे परीक्षा या पद का नाम, ध्यान से पढ़िए, परीक्षा अथवा पद का नाम। आप या तो परीक्षा का नाम लिख सकते हैं या पद का नाम लिख सकते हैं। तो सहायक प्राध्यापक हिंदी साहित्य। कई अभ्यर्थी बोलते हैं सर कि जो हमारा जो पद नाम है उसमें विज्ञापन में तो हिंदी ही लिखा है, तो हम साहित्य क्यों लिखें। देखिए, उन्होंने गलती की है तो आप भी गलती करें, आप तो प्रेरणा ले रहे हैं गलतियों से। आप खुद सोच के देखिए, हिंदी में तो तमाम सारे पद होते हैं, हिंदी कंप्यूटर ऑपरेटर भी हो सकता है, तो आपको स्पष्ट तरीके से लिखना है। रोल नंबर आपको इस डॉट लाइन के ऊपर लिखना है, जहां जहां डिजिट हैं वहां वहां डॉट लाइन के ऊपर ही लिखेंगे। पासपोर्ट साइज का फोटो के लिए देखिए एक स्पेस यहाँ पे दिया गया है, इस स्पेस के अंदर ही आपका फोटो आना चाहिए, ना तो बड़ा ना तो छोटा, ठीक है। फिर यहाँ पे अपने हाथ से आपको सिग्नेचर करने रहते हैं। कोड क्रमांक कार्यालयीन उपयोग हेतु ध्यान से पढ़ना है फिर भरना है, ऐसा नहीं कि आप जल्दबाजी में उसको भर दें, तो इसको नहीं भरना है, ये छोड़ देना है। यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, नाम और ब्रैकेट में लिखा है बिना मध्य एवं उपनाम के। तो आपको, जैसे मेरा नाम है विनय कुमार जैन, तो मध्य नाम कुमार है, लास्ट नाम जैन है, तो हमें ना तो कुमार लिखना है ना जैन लिखना है, सिर्फ अपना नाम लिखना है। जैसे देखो मैंने लिखा। अब यहाँ पे देखिए ड्राफ्टिंग को हम फॉलो कर रहे हैं, कैसे कि ये जो डॉट लाइन है इसको हम शिरोरेखा के रूप में उपयोग कर रहे हैं, है ना। तो देखिए मैंने यहाँ पे सेम एक रूपता दिख रही है, एक जैसा। अब कई अभ्यर्थी क्या करते, इस लाइन पे लिख देते यहाँ पे, जो कि बहुत गलत है। ये लाइन तो ड्राफ्टिंग की सीमा रेखा है कि इसके अंदर लिखना है भैया, समझ में आया। तो ड्राफ्टिंग की समझ होना बहुत ज़रूरी है। चूँकि मेरे पास इतने सारे व्यक्तिगत विवरण पत्र 1 पेज वाले आए मॉक इंटरव्यू के लिए और जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं बच्चे उनके, तो मैंने देखा कि व्यक्तिगत विवरण पत्र जो है वो बड़ा ही लापरवाही से भरा गया है और बहुत सारी गलतियां हैं उसके अंदर। अब आप ऐसे सोचिए, आपके इंटरव्यू का ये आधार है, फाउंडेशन है। अगर आपने इसको ही लापरवाही से भरा है तो प्रथम दृष्टया आपका जो व्यक्तित्व है वो कैसा दिख रहा है, लापरवाही का व्यक्तित्व दिख रहा है। अभी हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों से उन्होंने जो इसमें लिखा है वही उन्होंने बोर्ड पे लिखवा लिया, तो उसको भी लोग ठीक से नहीं लिख पाए। कहने का मतलब है,
अगर यहाँ ठीक लिखा होगा और इसमें से ही कुछ चीज़ वो वहाँ लिखवाना चाह रहे हैं तो वो आप लिख सकते हो और उसमें कोई गलती भी नहीं हो। ओके, अब देखिए यहाँ नाम, अब इंग्लिश में जब आप लिखेंगे इसको, कई अभ्यर्थी क्या करते हैं, पहला अक्षर कैपिटल लिखते हैं और बाकी लेटर वो कर्सिव राइटिंग में लिखते हैं, स्मॉल लेटर लिखते हैं, तो कई बार पढ़ने में नहीं आता है। इसलिए मेरा आपसे यही कहना रहेगा कि आप इन सभी को कैपिटल लेटर में लिखें। क्लियर हुआ? देखिए जबलपुर में फिर मैंने सिरोरेखा का अनुपालन किया। ओके, अब देखिए यहाँ पे मान लो 3 शहर आपको भरना है। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने इसके ठीक नीचे ये लिख दिया है, तो अब यहाँ जगह कम है। ठीक है, तो आपको करना ये है, आप इसी शेप एंड साइज का अक्षर लिखेंगे, भले ही वो इस लाइन के ऊपर आए। जैसे मान लेते हैं मेरे को लिखना है जबलपुर, है ना, क्या लिखना है, जबलपुर, तो मैं, अच्छा चलिए रिपीट हो गया ये, ठीक है, जबलपुर, कोई बात नहीं, इंदौर भी लिख सकता हूं मैं। तो देखिए सेम लिखा है मैंने। अब मान लेते हैं यहाँ तो स्पेस है, तो यहाँ तो लिखना कोई अपन को दिक्कत की बात है ही नहीं, अक्षर आपके सुडौल होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसे आपको भरना है। ठीक है, मैं आपको परफॉर्म करके भी दिखा रहा हूँ इसलिए, ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से जो भी अभ्यर्थी एमपीपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं वो आराम से घर बैठे सीख सकें। ठीक है, अब यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता वाली ये जो टेबल है, इस टेबल को भरने में नानी याद आ जाती लोगों को, है ना क्योंकि बहुत ही ड्राफ्टिंग जो इसकी है ना वो बहुत गड़बड़ है, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा स्पेस देना चाहिए वहाँ कम स्पेस है, जहाँ कम स्पेस हो सकता है वहाँ थोड़ा ज़्यादा स्पेस है। ठीक है, फिर भी चूँकि अब जो है सो है, तो देखिए यहाँ पे आप कैसे भरेंगे। कई बार लोग उपाधि का जो नाम है इसी में गड़बड़ कर देते हैं, तो ये वर्ष है। क्लियर दिख रहा है? देखिए अब मैंने कैसे लिखा है, इस बॉक्स के बीचों बीच मैंने लिखा है, ना तो राइट ना तो लेफ्ट ना तो अप ना तो डाउन, एकदम बीचों बीच में लिखना है। आपके डिजिट सुडौल होना चाहिए, पूरा शेप लें ताकि सामने वाला अच्छी तरह से पढ़ सके। ऐसा नहीं कि वो आपसे ही पूछ रहा है कि हाँ भाई हाई स्कूल आपने कब किया था, क्योंकि पढ़ने में नहीं आ रहा इसलिए पूछ रहा है। फिर देखिए सारे जो वर्ष हैं वो ऐसे हमने भरे हुए हैं, समझ में आया? तो आपको इस बॉक्स के बीचों बीच में लिखना है। देखिए उपाधि का नाम में भी मैंने यही तरीका अपनाया है, ये ड्राफ्टिंग कहलाती है। जैसे देखिए हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, चूंकि ये जो बॉक्स है इसके अंदर लिखना है आपको। ओके, और पढ़ने में भी आना चाहिए, पठनीय होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए। स्नातक, मात्रागत अशुद्धि नहीं होना चाहिए। स्नातकोत्तर ऐसा। फिर लिखा है SET, सेट, तो सेट आपको ऐसे नहीं लिखना है ना, सेट, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि सेट से कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कैसा सेट, तो SET लिखेंगे। जब वो पूछेंगे आपसे फुल फॉर्म तो आप बता दीजिए स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। फिर देखिए यहाँ पे ये समझ में आ गया उपाधियाँ कैसे भरना है। यहाँ पर UG PG ऐसा नहीं लिखना है, और ना ही आपको अंग्रेजी के आंग्ल अक्षरों में लिखना है। ओके, देखिए बोर्ड विश्वविद्यालय यहाँ जगह कम है, तो मैंने क्या किया, जानबूझ करके संक्षिप्तीकरण की रणनीति को अपनाया है। जैसे MP बोर्ड, अब अपन लिख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश, अब जगह ही नहीं है वहां पे लिखने की इतनी। किसी का CBSE बोर्ड है, मान लो ICSE बोर्ड है, तो आप हिंदी के अक्षरों में उसे लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने SET लिखा है। क्लियर हो रहा है आपको? तो देखिए यहाँ पे हमें संक्षिप्तीकरण की नीति, जैसे देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, तो मैंने लिख दिया DAVV, है ना, क्योंकि हम बहुत इस शब्द से परिचित भी हैं, तो
तो कोई भी समझ जाएगा DABB, तो इंदौर लिखने की आवश्यकता है नहीं क्योंकि जगह भी नहीं है। MP लिखने की, यहाँ पे तो MP ऑलरेडी लिखा है, यहाँ मध्य प्रदेश लिखने की DABB। फिर देखिए यहाँ पे बोर्ड विश्वविद्यालय यानी जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है, तो मैंने यहाँ MPPSC अंग्रेजी अक्षर में ना लिख करके मैंने हिंदी के अक्षरों में लिखा हुआ है। क्लियर है आपको? तो एक रूपता आपको दिख रही होगी। फिर आप कहेंगे सर आपने तो यहाँ इंग्लिश में लिख दिया है, वो भी मैं बताऊंगा अभी क्यों। अब देखिए यहाँ पे संस्था का जो नाम है ना, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिवनी। तो अगर अपन यहाँ पे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल या GHSS लिखेंगे तो स्पेस कम है यहाँ, इसलिए मैंने यहाँ पे अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट का यूज़ किया है। ओके, फिर देखिए वहाँ पे बीचों बीच लिखना है। आपका लेटर अगर कोशिश करें कि इससे शटके ना आए, ना ऊपर वाली लाइन से, ना नीचे वाली लाइन से, ना बगल से, ना अगल से, ठीक है। फिर देखिए मैंने अटल बिहारी वाजपेयी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज इंदौर। आप बताइए इतना बड़ा नाम है अटल बिहारी वाजपेयी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, अगर आप हिंदी के लेटर भी लिखोगे तो भी नहीं लिखा जाएगा। क्लियर हुआ? तो इंदौर है ना, क्योंकि इससे कम परिचित है इसलिए मैंने इंदौर लिख दिया। आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं तो सुंदर लगेगा। देखिए यहाँ पे फिर वही बात आई है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा क्या कि SET जो एग्ज़ाम है वो संस्था किसने करवाया था, तो MPPSC ने। आपको इसे छोड़ना नहीं है, चूँकि जो कॉलम आपको भरना चाहिए वो कॉलम आपको भरना ही है। यहाँ पे देखिए हिंदी साहित्य, कई अभ्यर्थियों ने हिंदी लिख दिया। अगर आपका परसेंटेज यहाँ पे है तो आप लिखिएगा जरूर। आप देखिए परसेंटेज वाले कॉलम को समझिए। परसेंटेज वाले कॉलम में मैंने क्या किया है कि जो है 85.67% है मान लो, तब 4 डिजिट हो जाएंगे, फिर उसके बाद प्रतिशत भी लगाना है। तो मैंने पॉइंट्स के बाद नहीं लिखा है, कहीं पे नहीं लिखा है देखिए, इसलिए ताकि बीचों बीच स्पष्ट तरीके से लिख जाए और पढ़ने में भी आ जाए। क्लियर हुआ आपको? अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं, है ना, इसके बाद क्या है। अब आता है पाठ्येतर गतिविधियां, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। मैंने क्या बोला था सबसे पहले, आपको सही तरीके से पढ़ना आना चाहिए। इस कॉलम को बहुत सारे अभ्यर्थी छोड़ देते, जबकि छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों, उसका मैं कारण बता रहा हूं। अभ्यर्थी क्या करते हैं, ठीक से पढ़ते नहीं है। इसमें लिखा हुआ है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ऑब्लिक NCC ऑब्लिक NSS। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के पास NCC NSS सर्टिफिकेट नहीं होता है तो वो इसको भरते ही नहीं है। अरे भाई सामान्य चीजें आप भर सकते हैं। क्या? जैसे समकालीन मुद्दों पर चर्चा करना लिख सकते हैं, समूह गतिविधियों में भाग लेना, ये सब कोई करता है ऐसा, ठीक है। तो ये आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में, कॉलेज लाइफ में हम सब ये करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, है ना। अगर कोई आयोजन हो रहा है तो उसमें सब हम लोग मिलकर के भाग लेते हैं, तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। कुछ ना कुछ आप भरें और कंप्लीट भरें। अब जैसे कई अभ्यर्थी क्या करते हैं, मान लीजिए उन्होंने NSS में भाग लिया तो वो लिख देंगे सिर्फ NSS, वो भी अंग्रेजी में। तो आपका जो व्यक्तिगत विवरण पत्र है वो खाली खाली सा दिखता है। तो यहाँ मैंने क्या किया है, देखिए, शिवरार्थी के रूप में राष्ट्रीय सेवा योजना में भाग लेना, ठीक है, या भाग लिया, इस प्रकार से आपको। और यहाँ पे देखिए लिखने का तरीका वही सिरोरेखा का अनुपालन है। ऐसा नहीं कहीं आप इसके ऊपर लिख रहे हैं, कहीं इसके नीचे लिख रहे हैं, तो ये यूनिफॉर्मिटी का उल्लंघन है, एक रूपता का उल्लंघन है। और आप देख ही रहे हैं दिखने में कैसा लग रहा है, मैं नहीं कहूँगा, आप ही फील कर रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए विशेष योग्यता, कार्य अनुभव,
शोध का अनुभव, विशेष उपलब्धि संक्षिप्त में लिखना है। ठीक है, तो आपको क्या है, सबसे पहले स्पेस देख लीजिए कितना स्पेस है। मान लीजिए कोई राज्य पात्रता परीक्षा पास की है तो आप उसको शैक्षणिक योग्यता में वहाँ लिख दें। फिर उसके बाद आपने नेट क्वालिफाई किया तो नेट को फिर आप राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा को यहाँ लिखें, वर्ष सहित लिखें। अगर मंथ है तो मंथ भी लिख दें आप। तो देखो मैंने कैसे लिखा, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा 2023। अब शोध का विषय है मान लो डॉक्टर कांति कुमार जैन के संस्मरण साहित्य पर शोध कार्य, शोध पत्रों का प्रकाशन। ठीक है, तो मतलब आपका जो शोध का विषय है वो बहुत स्पष्ट दिखना चाहिए और उसमें कोई शब्दगत वर्तनीगत कोई अशुद्धि नहीं होना चाहिए और पठनीय होना चाहिए, रीडेबल हो, पढ़ने में आना चाहिए। आप देख सकते हैं पढ़ने में आ रहा है। हो सकता है आपको थोड़ा सा कम स्पष्ट दिख रहा हो। यहाँ पे देखिए मैंने सिरोरेखा का अनुपालन किया है। हमारी जो मात्राएं हैं देखिए कोई ना बहुत ऊंची है ना नीची है, एक रूपता मात्राओं में भी आप देख सकते हैं, इसलिए सुंदर दिख रहा है। ठीक है, मात्रा जिस तरह से लगाते हैं वैसे ही लगाना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जो मात्राएं लगाते हैं वो कैसे लगाएंगे, वो ऐसे लगा देते हैं। जैसे 2 मात्राएं लगाना है जैन तो वो ऐसे लिख दे। अब देखिए कैसा लग रहा है, और आप इसको ऐसे लिखें तो देखिए कैसा लग रहा है, सुंदर दिख रहा है ना। ये तो भैया ये आपके व्यक्तित्व का आईना है। पदनाम जरूर लिखिए, जैसे अतिथि विद्वान है। अब मान लेते हैं किसी का ये कॉलम, बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये कॉलम इसमें नहीं भरना है उनको, तो उनको चाहिए यहाँ पे कि यहाँ से लेके देखिए क्या करेंगे आप कि आपको जो लाइन खींचना निरंक की वो ऐसे खींचना, ऐसे नहीं खींची जाती लाइन भैया। कई लोग जो है ऐसी लाइन खींच देते हैं। तो यहाँ से आपको अगर इसको नहीं भरना है, आप इसके की पात्रता नहीं रखते हैं, तो आपको ऐसा लिख करके, जैसे आप 5 पेज वाले में करते हैं कि नहीं, तो ऐसा आप लाइन खींचते हैं निरंक। इसको ऐसा खाली मत छोड़ें। ठीक है, तो आपका ये कॉलम स्पष्ट तौर पर दिखेगा कि भाई आप 7वें नंबर की जो है वो पात्रता नहीं रखते हैं। अगर रखते हैं तो देखो ऐसे भरना, जैसे कोई अतिथि विद्वान है, अब उसे गेस्ट फैकल्टी नहीं लिखना है। क्लियर हुआ, ये एक रूपता का नियम है। पद की श्रेणी है तो यहाँ पे आप जो भी श्रेणी है तो वो लिख दीजिए। सेवा अवधि कब से कब तक, 7/3/2013 से कब तक, निरंतर। अब निरंतर की जगह कई अभ्यर्थी क्या लिखते, अब तक। बताइए किस तरह की ये भाषा है ना। इसका मतलब है कि पत्राचार का नॉलेज नहीं है, या भाषा के ज्ञान, भाषा का जो ज्ञान है वो आधा अधूरा है। विभाग, कंपनी, प्रतिष्ठान का नाम जयवंती अक्षर कॉलेज बैतूल, देखो कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से। क्लियर हुआ। कर्तव्यों का संक्षिप्त विवरण, हिंदी साहित्य विषय में अध्यापन कार्य, जनरली यही करते हैं। ठीक है, और भी कार्य करते हैं तो आप यहाँ पे जगह है आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रुचि और अभिरुचि, है ना, तो जिसे हम हॉबीज कहते हैं। मैंने हॉबीज देखो डॉट लाइन को सिरोरेखा मानकर लिखा है। मैंने यहाँ तो नहीं लिखा ना, ये बॉक्स एक्चुअली में इसलिए बनाया गया है ताकि आप इसके अंदर लिखें, है ना। नहीं तो ये लाइन क्यों, डॉट लाइन क्यों खींची जाती, बताइए आप मेरे को। लॉजिक भी थोड़ा होता है ना कुछ चीज। निमाड़ी व्यंजन बनाना व मंडल आर्ट, ठीक है ना। तो आपका टाइटल पूरा हो गया है। टाइटल में जबरदस्ती आप शब्द ना जोड़ें, जैसे मंडल आर्ट बनाना, अब यहाँ भी बनाना यहाँ भी बनाना, तो पढ़ने में थोड़ा खराब लग रहा है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। चयन में सहायक जानकारी, इसको भी छोड़ देते हैं बहुत सारे अभ्यर्थी। अरे भाई आप इसमें अपने व्यक्तित्व के गुणों को लिख सकते हैं, और उन गुणों को लिखना चाहिए जो आपके पदनाम के अनुरूप हैं। जैसे कोई सहायक प्राध्यापक के लिए
तैयारी कर रहा है तो उसे कुछ इस तरह से लिखना चाहिए कि अध्यापन कार्यों में नवाचार, है ना। अब नवाचार में देखिए कितना छोटा सा एक वाक्यांश है जो बहुत कुछ कह रहा है, यानी इनोवेशन आप लाएंगे अध्यापन कार्यों में यानी टीचिंग में। ओके, तो ऐसा कुछ आप भर सकते हैं, लेकिन इसको खाली नहीं छोड़ना है। शासकीय सेवा में नियोजित होने का उद्देश्य, यहाँ पे अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि शासकीय सेवा में नियोजित होने का उद्देश्य केवल 50 शब्द लिखा है, लेकिन 50 शब्द यहाँ बनेंगे नहीं। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि जो थर्ड लाइन है देखिए इसमें स्पेस ही नहीं है लिखने का, तो आप पहले से अलर्ट हो जाइए। 2 लाइन आपको ठीक ठीक दी हुई है, तो मतलब 20 शब्द में ही अपनी बात को पूरा करना है। जनरली एक लाइन में 10 शब्द आते हैं। तो हिंदी साहित्य से संबंधित पाठ्य व पाठ्येतर गतिविधियों को प्रोत्साहन, शोध कार्यों के माध्यम से विषय क्षेत्र को समृद्ध बनाना। क्योंकि आपके 2 ही काम होते हैं, आगे चल कर के आप क्या करेंगे, पीएचडी कराएंगे अपने अभ्यर्थियों को और पढ़ाएंगे, ठीक है। या आपको जो ठीक लगता है वो आप यहाँ लिख सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना है 2 ही लाइन में आपको अपनी बात को समेटना है। यहाँ पे आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे। हस्ताक्षर में याद रखना है ये जो शिरोरेखा है, डॉट लाइन है, बिंदु रेखा है, इसके ऊपर यहाँ आपको सिग्नेचर करना है, ठीक है। तो सिग्नेचर मतलब ऐसे नहीं करना है आड़े तिरछे, आपको सीधे तौर पे करना है। क्लियर हुआ? तो देखिए ये जो डेफ है इसको भरने में अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आती है, इसलिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको सचेत करने की कोशिश की है हमने कि आप डेफ भरने से पहले इस वीडियो के आधार पर आप एक बार ब्लैंक 1 पेज वाला डेफ लेकर के आप अच्छे से भर लें, फिर उसको अंतिम रूप दें, तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन वहाँ पर अच्छा रहेगा, है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो साक्षात्कार आयोजित किए जा रहे हैं, तो उसकी क्लासेस और मॉक इंटरव्यूज़ हमारे संस्थान में आयोजित किए जा रहे हैं, और इस प्रशिक्षण सत्र में हम यही बारीक और छोटी छोटी बातें बताते हैं जो इंटरव्यू में आपको अंक स्कोर करने में मदद करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, पता चला अपने दस्तावेज ही आधे अधूरे हैं, तो आप सोचिए आपका इंप्रेशन कैसा रहेगा। इंटरव्यू की सबसे बड़ी ताकत होती है बोल चाल की भाषा। आपकी जो भाषा शैली है वो बोल चाल की होना चाहिए, बहुत औपचारिक भी ना हो और बहुत अनौपचारिक भी ना हो। तो आप जब तक बोलेंगे नहीं तब तक आपको ना तो खुद को समझ में आएगा ना दूसरों को समझ में आएगा। अब आप ऐसा सोचें कि हम अपना बोलचाल 2-4 दिन में सही कर लेंगे या 1-2 मॉक इंटरव्यू देके सही कर लेंगे। अगर हाँ एक स्टैंडर्ड है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपका स्टैंडर्ड नहीं है बोलचाल का, तो आपके लिए इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और कम से कम 7-8 घंटे की आपको प्रैक्टिस करना चाहिए 15 से 20 दिन के अंदर। आधा घंटे की, तो जैसे आपने कोई टॉपिक ले लिया, उसको बोर्ड वर्क के माध्यम से पढ़ाया, फिर सामने बैठे अभ्यर्थियों ने आपसे क्वेश्चन पूछे, आपने उनके जवाब दिए, तो इस प्रकार से क्या होगा, आपका बोलचाल का जो स्तर है वो उसका एक स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा। तो साथियों ये हमारी एक संक्षिप्त चर्चा थी, और इस चर्चा में आज हमने आपको ये बताया है कि आप अपने व्यक्तिगत विवरण पत्र को कैसे भरेंगे। इसी प्रकार के और भी वीडियोस हमारे इस प्लेटफॉर्म पर हमने अपलोड किए हैं, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए। धन्यवाद।